तो अपीयरेंस सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है आपके वर्डप्रेस का, क्योंकि यहाँ से आप लगाते हो थीम, ठीक है, मतलब टेम्पलेट लगाते हो। तो अपीयरेंस पे जाकर थीम पर जाके हम यहाँ से आसानी से टेम्पलेट लगा सकते हैं। ये प्री इंस्टॉल्ड टेम्पलेट है जो पहले से इंस्टॉल्ड हमें मिले हुए हैं, हमने कोई भी इंस्टॉल तो किए नहीं अभी तक। और हमें इंस्टॉल करना है तो हम क्या करेंगे, ऐड थीम पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से सिंपली थीम को इंस्टॉल कर पाएंगे। यहाँ लगभग 8000 समथिंग थीम्स अवेलेबल है, ठीक है। थीम लगाना नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं आज क्यों नहीं बताऊँगा, थीम लगाने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। लगाने के लिए तो आप सिंपल इंस्टॉल पर क्लिक करो, एक्टिवेट करो, लग गई। लेकिन वो ये चीज़ इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि थीम लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए डेमो डेटा क्या होता है, डेमो डेटा किस तरीके से काम करता है, और उसको लगाने के लिए कौन सी चीज़ का क्या प्रोसेस को फॉलो करना होता है। क्योंकि थीम हम लगाएंगे ना, थीम लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज ये थीम है, जैसे मैंने इंस्टॉल करा, ठीक है, थीम लगाने की प्रोसेस बता रहा हूँ, अगर मेरे को लगानी ही भर है सिर्फ, तो इंस्टॉल करा, ये एक्टिवेट करा, ये दूसरी थीम लग गई, ठीक है। अभी तामिर की वेबसाइट में सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा रहा था या सबके लिखा रहा था, कोई चेंज हुआ अभी, हो गया, बट थीम में कंटेंट नहीं आया, ठीक है। थीम में कंटेंट ऐसा दिख रहा था, ऐसा ये वाला हेलो फोटो और ये सब चीज़, इसमें कैसा आया ऐसा। तो थीम इंस्टॉल करके एक्टिव करना कोई बड़ी बात नहीं, लगा तो दोगे, लेकिन थीम का कंटेंट आना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं थीम तुरंत नहीं बताऊंगा अभी, पहले पूरे इसके बारे में बताऊंगा, बेसिक्स ये होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे डेमो डेटा आता है, होता क्या है डेमो डेटा, उसके बाद हम इसको लगाएंगे, ठीक है। तो अपीयरेंस में जाके हम थीम पर काम कर सकते हैं। मैंने वापस से जो थीम लगी थी वही लगा दी, अभी लग गई होगी, तो ये तो आ गई होगी, ये आ गई। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपीयरेंस में हम थीम लगा सकते हैं अपीयरेंस के अंदर जाके, और ये एडिटर इस थीम में आ रहा है, दूसरी थीम में नहीं आएगा, दूसरी थीम में कुछ और आएगा। तो हर थीम के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन अलग अलग होते हैं। एडिटर मतलब इसको आराम से आप एडिट कर सकते हो यहाँ से। कुछ थीम होती है जो डायरेक्ट पेजेस पे जाके एडिट होती हैं, कुछ थीम जो होती हैं डायरेक्ट पोस्ट पे जाके एडिट होती हैं, तो वो भी एक प्रोसेस है, ठीक है। तो अभी हम एडिटर पे काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो वेबसाइट्स होती हैं वो डायरेक्ट पेजेस या पोस्ट जाके एडिट होती हैं। जो पेज को ऐड करना है डायरेक्ट पेज पे जाओ एडिट कर दो, पोस्ट पे जाओ एडिट कर दो, ठीक है। तो एडिटर पे इस पर हम काम नहीं कर रहे हैं अभी। देन प्लगइन्स, प्लगइन्स कौन से, प्लगइन क्या होते हैं, प्लगइन होते हैं टूल्स, ये डिस्कस किया था हमने टूल्स। तो प्लगइन जब टूल्स होते हैं तो यहाँ पे कुछ पहले से टूल लगे हुए हैं, होस्टिंग का इजी ऑनबोर्डिंग का टूल लगा हुआ है जिससे वेबसाइट ऑनबोर्ड हुई होगी, होस्टिंग रीच का लगा हुआ है, होस्टिंग टूल्स का लगा, होस्टिंग का टूल्स का लगा हुआ है, लाइट स्पीड कैशे, ये आपकी स्पीड अप करता है, आपकी वेबसाइट की जो कैशे मेमोरीज होती हैं या इस टाइप कुकीज़ होती हैं उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी लगे हुए हैं। अब इनकेस मुझे कोई प्लगइन लगाना है, मुझे कोई टूल ऐड करना है, तो मैं कैसे ऐड करूँगा। ऊपर उसमें ऑप्शन आ रहा है ऐड प्लगइन का, यहाँ भी ऑप्शन आ रहा है ऐड प्लगइन का, लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए प्लगइन लगाना कौन सा है, टूल लगाना कौन सा है। सपोज़ करो मुझे फॉर्म सबमिशन का लगाना है, जिसमें फॉर्म लगा लूँ मैं, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट सर्च करा फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये फॉर्म, ये आ गए फॉर्मेट एंड फॉर्म्स, WP फॉर्म्स, फ्लुएंट फॉर्म्स, कॉन्टैक्ट फॉर्म 07 फॉर्मेटेबल फॉर्म्स, मतलब यहाँ पे लगभग फॉर्म्स बहुत सारे मिल जाएंगे आपको अलग अलग। तो यहाँ से आप पूरे प्लगइन्स के इंस्टॉल कर सकते हो, टूल इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। बट प्लगइन इंस्टॉल करने से पहले क्लिक करके इनकी डिटेल्स चेक कर लेना, इनके रिव्यूज़ चेक कर लेना, इनके एक्टिव इंस्टॉल चेक कर लेना, तब जाके ही इसको इंस्टॉल करना। रीज़न, इंस्टॉल करने के बाद प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए आपको एक बार में सही टूल नहीं मिलेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कौन सा बेटर है कौन सा नहीं, फिर उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है। जो भी फॉर्म चाहिए या जो भी टूल चाहिए वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। आपको सर्च नहीं करोगे तो आप डायरेक्ट आ जाओगे यहाँ मैनुअल पे, ये आ गए। अब जो आपको इसमें से लग रहा है वो ले लो आप, ये आ रहे हैं ऑप्शन, एफिलिएट वाले टू फॉर्म वो चाहिए प्लगइन, तो ये आ गए, एफिलिएट वाले प्लगइन आ गए, ठीक है। नीचे गए, आपको कोई दूसरा प्लगइन चाहिए तो यहाँ से आप बोले सकते, मैं एनालिटिक्स के लिए चाहिए तो एनालिटिक्स के लिए आ गए, एनालिटिक्स के लिए टूल्स आ गए। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है मेरे भाई, यहाँ पे बस आपको पता होना चाहिए क्या चाहिए, कौन सा टूल बेटर है। तो प्लगइन्स का काम क्या है, आपके टूल्स को फाइंड आउट करना और लगा के आपको हेल्प करना, ठीक है। तो मेरे को ये पता कैसे चलेगा कि सही है अपनी वेबसाइट के लिए या फिर देखो पहले आप रिव्यू पढ़ोगे,
दूसरा आप उसके रेटिंग्स देखोगे, तीसरा जब आपको दोनों सही लग रहा है, आपने इंस्टॉल कर लिया और रिजल्ट नहीं आ रहा, तो फिर आपको दूसरे टूल पे ट्राई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पूरा अभी गेम जो रहेगा एक्सपेरिमेंट का रहेगा स्टार्टिंग में आपके लिए, ठीक है। स्टार्टिंग में क्यों रहेगा आपके पास पूरा गेम एक्सपेरिमेंट का? क्योंकि अभी आपको नॉलेज नहीं है कि कौन सा टूल काम का है कौन सा नहीं, ठीक है। पहले जब मैं काम करता था मैंने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कौन सा लगा था, WP वाला, ठीक है। मैंने कहा वर्डप्रेस का है फॉर्म है, उस पर रिव्यू भी 14,000 कुछ है रेटिंग्स, तो वो अच्छा होता होगा मैंने सोचा। लेकिन वो 14,000 रेटिंग तो है, बट वो कुछ टाइम बाद पेड मांगने लगता है, फ्री का ऑप्शन ही नहीं है उसके अंदर। तो इसके लिए मैंने दूसरा टूल यूज़ किया और देखा कि कौन सा फ्री वाला अच्छे से यूज़ हो रहा है, कौन सा पेड वाला अच्छे से यूज़ हो रहा है, ठीक है। ताकि बहुत सारे थीम के नाम मेरे को पता है कौन सा यूज़ करना है, कौन सा टूल का नाम मुझे पता है, लेकिन कैसे पता चले? जब मैंने उसको एक्सपेरिमेंट करके देखा, अप्लाई कर करके देखा, ठीक है। तो आपको भी इस तरीके से अप्लाई करके देखना है, तब जाके पता चले कौन सा बेटर है कौन सा नहीं, ठीक है। सर एक बार फिर से बता देंगे प्लीज। मैडम अभी रिकॉर्डेड हो चुका है, मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर करूँगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ है अभी अपीयरेंस से, जी है ना। यहाँ पे रिकॉर्डिंग शेयर करूँगा और फिर नहीं होगा तो फिर मैं आपको उसको अपडेट कर दूँगा। जी सर। देन दो ऑप्शन हुए, अपीयरेंस और प्लगइन्स, एंड इसके बाद यूज़र्स का ऑप्शन है, यूज़र्स। अब अभी आप सभी की वेबसाइट में एक ही यूज़र है, आप खुद अपने अपने वेबसाइट के यूज़र्स हो। मान लीजिए कल की डेट में आप लोग को यूज़र बढ़ाने हैं, यूज़र कैसे बढ़ाने हैं, मतलब ऐसा नहीं कि विजिटर बढ़ाने हैं, आपको कल की डेट में आपके टीम मेंबर बढ़ाने हैं। मान लीजिए आप सभी लोगों ने कंटेंट स्टार्ट किया, अपनी वेबसाइट स्टार्ट करी, अब वहाँ पे कंटेंट लिखने के लिए टाइम नहीं है आपके पास, तो आपने क्या करा, एक कंटेंट लिखने के लिए बंदे को हायर कर लिया, कंटेंट राइटर को, कि भैया मेरी वेबसाइट पे कंटेंट लिखो। तो आप उसको मेन एडमिन का एक्सेस दे सकते हो क्या? कल के डेट में वो आपको ही रिमूव कर देगा, क्या करोगे? तो आपको वहाँ पे एक्सेस देना पड़ेगा एज अ ऑथर कि भाई आप सिर्फ उसमें कंटेंट ही डाल पाओगे, ठीक है। तो यूज़र वाले सेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हम नया यूज़र क्रिएट करने के लिए ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे, ऐड यूज़र। यहाँ पे प्रॉपर जैसे मैंने आपको यूज़र नेम दिया है, आप भी यूज़र नेम दे दोगे, दे दिया हमने सैम्पल। ईमेल आईडी डाल दी मैंने अभी कोई सी भी, लाइक मैंने डाल दी RBM डॉट, फर्स्ट नेम डाला मैंने सैम्पल, जिस वेबसाइट के लिए डाल रहे हो उस वेबसाइट का URL, सर बस लिंक तक डालना है URL। हाँ URL लिंक तक ही है, ठीक है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है रोल, जिस रोल के लिए आप सिलेक्ट कर रहे हो। रोल समझो, एडमिनिस्ट्रेटर जो एडमिन है, जो पूरे काम कर सकता है, किसी को ऐड से लेकर रिमूव करने तक का और पूरी वेबसाइट को ऐड करने का, जो आपके पास है वो रोल देना चाहते हो, तो याद रखना एडमिन रोल दोबारा किसी को मत देना, मतलब एक बार आपके पास है तो आपके पास ही रहने देना, किसी और को एडमिन मत बनाना। दूसरा एडिटर एक्सेस क्या होता है, जिसके पास पूरे रूल्स होते हैं, पूरे एक्सेस होते हैं बस एक चीज़ के, कि वो किसी और को ऐड या रिमूव नहीं कर सकता। एडिटर आपकी वर्डप्रेस के पूरे ऑप्शन को लॉगिन कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, बट क्या एक्सेस नहीं कर सकता, आप किसी को ऐड या रिमूव नहीं कर सकते एडिटर एक्सेस पे, ठीक है। अगर मैं आपको ऑथर बनाता हूँ तो ऑथर के पास क्या अथॉरिटी होती है कि वो सिर्फ कंटेंट लिख सकता है, ना वो किसी को ऐड कर सकता है, ना रिमूव कर सकता है, ना बहुत सारी चीज़ें एडिट कर सकता है, ना वो थीम चेंज कर सकता है। एडिटर वो कर सकता है, थीम चेंज ये नहीं कर सकता, प्लगइन अपडेट नहीं कर सकता, ये सिर्फ कंटेंट डाल पाएगा, ठीक है। और कंट्रीब्यूटर जो सिर्फ कंट्रीब्यूट करता है, कोई कमेंट आ गया तो उसको देखना है स्पैम है कि नहीं है, कमेंट का रिप्लाई करना है कि नहीं करना है, या कौन सा कमेंट अप्रूव करना है नहीं करना है, ठीक है। ये सब चीज़ का काम कौन करता है, कंट्रीब्यूटर। एंड देन लास्ट में आता है सब्सक्राइबर कौन होते हैं, जैसे हम यूज़र जो कंटेंट पढ़ने आएंगे सिर्फ, ठीक है, देखने आएंगे, तो हमें बनाना है अभी ऑथर, तो मैंने डाल दिया ऐड यूज़र बन गया। यूज़र बनाने की प्रोसेस, मतलब प्रोसेस समझ में है कैसे बना। और सर जैसे हम विजिबिलिटी सबको देना चाहते हैं, मतलब जो भी हमारी वेबसाइट पे विजिट करे, वो जो लास्ट में आपने ऑप्शन बताया, नहीं वो तो सब्सक्राइबर है ना, सब्सक्राइबर अलग सेगमेंट है, सब्सक्राइबर चाहे तो उसको उसके लॉगिन करके वो पढ़ सकता है कंटेंट। अच्छा मान लो आपका कोई कंटेंट ऐसा है जो प्रीमियम में सबको नहीं दिखाना चाहते, आप तो लॉगिन करके उसको पढ़वा सकते हो कि भाई मेरा कंटेंट आप ही पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे सैम्पल अकाउंट तो बन गया, ये काम कैसे करेगा ध्यान से देखो। अभी हम लोग ने एडमिन पैनल लॉगिन किया हुआ है तो पूरे एक्सेस दिख रहे हैं,
डैशबोर्ड से लेके सेटिंग्स तक पूरा ऑप्शन दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। न्यू टैब पे मैं जा रहा हूँ इनकॉग्निटो में। तो इनकॉग्निटो में क्या होगा मैडम, आपको स्क्रीन विजिबल है इनकॉग्निटो वाली? हाँ सर। तो इनकॉग्निटो में क्या होगा, इनकॉग्निटो में हम यहाँ पे तामिर की वेबसाइट ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने यूज़र नेम रखा था सैम्पल और पासवर्ड रखा था हमने sample@1234। हो गई लॉगिन? क्या यहाँ पे वो ऑप्शन आ रहे हैं जो ऑप्शन दिख रहे थे हमको? यहाँ पे ऑप्शन अलग आ रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन अलग आ रहे हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे बाकी ऑप्शन दिख रहे हैं आपको? थीम के पेज के ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से पोस्ट दिख रहा है, मीडिया दिख रहा है, कमेंट दिख रहा है। क्लियर हुआ? इवन प्लग इन पोस्ट कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे सब कुछ दिख रहा था, क्योंकि ये मेन एडमिन का एक्सेस है और ये एक ऑथर का एक्सेस है। समझ में आया? ऑथर सिर्फ एडिट कर सकता है? नहीं मैडम, पोस्ट ऑथर सिर्फ कंटेंट लिख सकता है, ब्लॉग लिख सकता है। ओके। ये देखिए आ रहा है ना, पोस्ट का ऑप्शन, मीडिया ऐड कर सकता है, कमेंट का रिस्पॉन्स या कमेंट देख सकता है। ऑथर का मेन काम है कंटेंट पे काम करना, ब्लॉग पे काम करना, बस। और ये प्रोफाइल? प्रोफाइल तो ऑथर की ही प्रोफाइल रहेगी ये रही। ओके। वो चाहे तो अपनी प्रोफाइल में फोटो लगा सकता है और डिटेल डाल सकता है। सर ये टूल्स डिसेबल है क्या? नहीं, पूरी चीज़ें नहीं दी होंगी शायद उसने, दी ही नहीं है भाई। टूल डिसेबल तो नहीं है, बट हाँ विजिबल नहीं है पूरी चीज़ें, टूल्स दिए नहीं है उन्होंने। और ये कोलैप्स मेनू? ये मेनू तो वो हो बंद जाएगा। करने के लिए। तो क्लियर हुआ यहाँ तक प्रोसेस कि आपको क्या ऑप्शन मिलेंगे ऑथर में, क्या नहीं मिलेंगे? तो यहाँ से हम ऑथर को रिमूव कर रहे हैं। डिलीट करना है किसी ऑथर को या यूज़र को तो डिलीट कर सकते हैं। डिलीट ऑल कंटेंट, उनके कंटेंट तक को डिलीट कर सकते हैं। सर ये तमिल क्या है जिसमें आप गए थे अभी? तमिर यूज़र का नेम है मैडम, जैसे आपकी नाम की वेबसाइट बनी है वैसे तमिर के नाम की वेबसाइट बनी है। ओके। है ना, आपके उसमें यूज़र नेम आपका नाम आएगा यहाँ पे, ठीक है। है ना? हाँ। एंड देन टूल्स, प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल आ जाएगी। आप अपनी प्रोफाइल में क्या कलर रखना चाहते हैं, अपने वर्डप्रेस का यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, एंड साइट लैंग्वेज क्या रखना चाहते हैं, यूज़र नेम तो आपका फिक्स है, बट फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या रखना है, निक नेम क्या रखना है, ईमेल आईडी कौन सी डालनी है, वेबसाइट कौन सी यूज़, वेबसाइट तो वो भी फिक्स है। प्रोफाइल फ़ोटो चेंज करनी है आप चेंज कर सकते हो, पासवर्ड चेंज करना चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। क्लियर है? तो प्रोफाइल के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रोफाइल को मेंटेन कर सकते हो स्टाइलिंग वाइज। टूल्स, अब टूल्स के अंदर मल्टीपल टूल्स आते हैं, इंपोर्ट आता है, एक्सपोर्ट आता है, साइट की हेल्थ आती है, अब कुछ एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा, एरेज पर्सनल डेटा, ये सब ऑप्शंस आ रहे हैं। तो मैं इसमें कुछ चीज़ें जो हैं जो थीम के अकॉर्डिंग आ रही हैं, कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, तो पहले मैं बता देता हूँ कॉमन वाली। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट समझते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है? अगर सपोज़ मैंने आप लोग को जो वेबसाइट दी है, सपोज़ क्या वो तो जाएगी 3 महीने बाद, जैसे आपकी वेबसाइट ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होगा आपका, तो आपकी जो वेबसाइट मैं आपको दे रहा हूँ 3 महीने बाद बंद हो जाएगी। 3 महीने 4 महीने जब भी आपका ट्रेनिंग पीरियड है तब तक वो बंद हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, अगर आपको लगता है वही वेबसाइट को आपको कंटिन्यू करना है, नई नहीं बनानी है, दोबारा बैठ के मेहनत नहीं करनी है, तो आप उसके कंटेंट को किसी दूसरी वेबसाइट के कंटेंट में 10 to 15 मिनट में ला सकते हो, दोबारा नहीं बनानी पड़ेगी। मानो जैसे मैंने आपको अभी डोमेन दिया है आपके नाम से, और कल डेट में आप चाहते हो कि आप खुद का डोमेन लेके वो वेबसाइट वहाँ पर ले ट्रांसफ़र कर दो, तो उसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए पहले करना पड़ेगा साइट को एक्सपोर्ट, पूरी साइट का पूरा डेटा जो है वो आप करोगे एक्सपोर्ट। क्या एक्सपोर्ट करोगे? ऑल कंटेंट। आपको पोस्ट चाहिए, पेज चाहिए, मीडिया चाहिए, मुझे चाहिए पूरी वेबसाइट का कंटेंट, तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा। जैसे मैं एक्सपोर्ट करूँगा तो एक फ़ाइल जनरेट हो जाएगी, XML फाइल, जिसमें पूरा कंटेंट आ जाएगा। और जैसे ही वो XML फाइल मैंने डाउनलोड करी और मैं जिस वेबसाइट पे मुझे लेकर जाना है उस दूसरी वेबसाइट में इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाके वर्डप्रेस इंपोर्टर पे क्लिक करूँगा, क्योंकि वर्डप्रेस वेबसाइट को इंपोर्ट कर रहा हूँ। कर देता हूँ मैं क्लिक यहाँ पे, इंस्टॉल, रन इंपोर्टर, और फाइल करूँगा अपलोड, जो मैंने
एक्सपोर्ट करी थी वो करूँगा यहाँ पे अपलोड। जैसे ही मैं अपलोड करूँगा मतलब अपलोड हो जाएगी, उसके बाद मैं कर दूँगा अपलोड एंड इम्पोर्ट, तो वो वेबसाइट वहाँ से यहाँ पर आ जाएगी सिंगल फाइल से। क्लियर हुआ? यस सर। बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट टूल का यूज़ मत करना, क्योंकि ये आपके आधे कंटेंट को गायब कर देता है। अच्छा सर। आपकी कहीं फ़ोटो आ रही है, कहीं वीडियो आ रही है, कहीं इमेज ही नहीं आ रही, मतलब कहीं आपका कंटेंट ही नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होता है ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्यूरेट आपका कंटेंट नहीं एज इट इज़ जैसा यहाँ है वहाँ पे नहीं दिखाते। कई बार थीम का स्ट्रक्चर बदल जाता है, तो फिर आपको पूरी बनानी पड़ती है ज़ीरो से। ठीक है, तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम तो ये होता है जो मैंने बताया, लेकिन इससे करना मत। ओके सर। इसके लिए थर्ड पार्टी टूल होता है, बताऊंगा मैं, उससे बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगी जैसे आपकी वेबसाइट है। क्लियर है? और जैसे सर हम अपना पोर्टफोलियो वगैरह बनाएंगे, उसमें अपने प्रोजेक्ट्स रहेंगे, तो ये वेबसाइट तो चली आएगी आप बोल रहे हो, तो फिर हमारा प्रोजेक्ट हम नई वेबसाइट जो खुद से बनाएंगे उसमें डालना पड़ेगा। वही तो बोल रहा हूँ कि आप यहाँ से उस वेबसाइट को ले जाओगे तुरंत, अच्छा। यहाँ पे फाइल डाउनलोड कर ली, वहाँ जाके इंपोर्ट कर अपलोड कर दी और इंपोर्ट कर दी, तो जो आपकी वेबसाइट आप यहाँ बनाओगे वो अपनी मेन डोमेन पर बना पाओगे आगे जाके। ठीक है, पूरी नहीं बनानी सर पड़ेगी लेकिन आप बल्कि। बोल रहे हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि आधा अधूरा कंटेंट जाएगा और सही नहीं जाएगा लाइक वैसा। हाँ मैडम, इससे नहीं करना है, इसके लिए मैं थर्ड पार्टी टूल बताऊंगा जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम करेंगे, लेकिन वर्डप्रेस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना है। ठीक है। इसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई किया, मेरे को कभी भी लगता था कि शायद मेरे से गलती हो रही है फाइल अपलोड करने में, तो मैंने एक बार नहीं 3 बार 4 बार ट्राई किया, चारों बार उसने कंटेंट गायब किया है। उसके लिए फिर मैंने थर्ड पार्टी टूल निकाला, प्लगइन निकाला, उस प्लगइन से मैंने किया तो सिंगल टाइम में मेरा वो एक बार में पूरी चीज़ें आ गई। वो एक एक बटन से लेके एक एक लिंक, एक एक कंटेंट, एक एक फ़ोटो सब आ गया। तो आप पूरी वेबसाइट को कहीं और पे इंपोर्ट करना चाहो तो आसानी से कर सकते हो, बट इनसे नहीं करेंगे। देन Okay. साइट हेल्थ, आपकी वेबसाइट का हेल्थ यहाँ पे निकाल रहा है वो, दो दिखा रहा है हेल्थ के लिए। पहला क्रिटिकल इशू आ रहा है किस चीज़ से रिलेटेड, आपका प्लगइन से रिलेटेड, जो प्लगइन अपडेट नहीं है उसको अपडेट करना पड़ेगा। दूसरा, यू शुड रिमूव इनएक्टिव थीम, ये सिक्योरिटी रीजन से बता रहा है, ये भी सिक्योरिटी रीजन बता रहा है कि आपकी जो थीम काम की नहीं है उसको डिलीट कर दो, इनएक्टिव है उसको डिलीट कर दो। ठीक है, तो ये हम कर देंगे तो ये एरर सॉल्व हो जाएंगे। एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा और इंपोर्ट पर्सनल डेटा, आप अगर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो डेटा किसका, यूज़र का, जो हमने एडमिन या यूज़र बनाए हैं उसका डेटा एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो पूरा डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हो आप मेल आईडी डाल के। ठीक है, किसका डेटा आ जाएगा, हमारे यूज़र का पूरा डेटा आ जाएगा यहाँ पे। या उसका पर्सनल डेटा इरेज करना है तो इरेज पर्सनल डेटा पे क्लिक करके हम इरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये रिक्वेस्ट हमें देनी पड़ेगी तब जाके ये होगी। रिक्वेस्ट इन द सेंस लाइक हम लोग यहाँ जीमेल आईडी देंगे, मेल पे रिक्वेस्ट जाएगा, फिर वहाँ से मेल पे एक्सेप्ट होगा तब जाके काम होगा। तो यहाँ से रिक्वेस्ट, इरेज पर्सनल डेटा और एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा दोनों का ऑप्शन है। आप उसका डेटा एक्सपोर्ट भी कर सकते हो पर्सनल डेटा और इरेज भी कर सकते हो। स्केड्यूल्ड एक्शन, ये होस्टिंगर के साइड से है, अगर मैं होस्टिंगर प्लगइन हटा दूँ तो ये ऑप्शन हट जाएगा। ये कोई काम का नहीं है वैसे अभी मेरे हिसाब से इसमें, कि आपके कभी काम आएगा अभी है। ठीक है, तो अभी हम चाहें तो इसको पूरा हटा सकते हैं, या होस्टिंगर प्लगइन हटाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन हट जाएगा। थीम फाइल एडिटर और प्लगइन फाइल एडिटर, इन दोनों को क्लिक करने से पहले ध्यान समझना कि आपको कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने इस कोडिंग में से एक डॉट भी हटाया तो आपकी वेबसाइट बिगड़ सकती है। ठीक है, जैसे मैं थीम फाइल एडिटर पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे को एक वार्निंग दे देगा। ठीक है, अगर मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा आई अंडरस्टैंड, नहीं तो गो बैक। आई अंडरस्टैंड करने पे ये ऑप्शंस आए। अब यहाँ पे मल्टीपल एसेट्स हैं, CSS है, ये आ गए, ये इनकी प्रोसेस आ गई। तो आपको पता हो तो ही आप इस पर क्लिक करना, नहीं तो इस पर क्लिक मत करना। ये पूरी कोडिंग्स आ गई आपकी थीम की। मैं अगर यहाँ से ये एक ब्रैकेट हटा दूँ या यहाँ से एक कॉमा हटा दूँ तो पूरी कोडिंग में कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाएंगे, पूरी वेबसाइट बिगड़ सकती है। तो जब आपको नॉलेज हो तो ही इस पर आना। ठीक है, सेम प्लगइन के साथ भी है, प्लगइन की फ़ाइल भी आप एडिट कर सकते हो। ये प्लगइन फाइल एडिटर आ गए। ये आ गए। ठीक है, पूरा दोनों का जो गेम है वो कोडिंग का है। तो इसमें अगर आपको नॉलेज है तो ही जाना, नहीं है तो बिल्कुल टच मत करना। देन सेटिंग,
अब सेटिंग के अंदर और जनरल सेटिंग की हम बात करें तो पहले साइट टाइटल आएगा जो अभी आपके नाम पे है, टैगलाइन आएगी, साइट का आइकन आएगा, वर्डप्रेस की यूआरएल, साइट की यूआरएल, मतलब एक देखा जाए तो एक तरह से बेसिक एक इंट्रोडक्शन वाली चीज़ें पूरी इसमें कवर हो रही हैं कि आपका टाइम जोन क्या है, आपका डेट फॉर्मेट क्या रहेगा, टाइम फॉर्मेट क्या रहेगा, वीक कब से स्टार्ट होगा आपका। तो ये बेसिक जर्नल सेटिंग्स हैं, जर्नल चीज़ें इसमें पूछा, जर्नल इन्फॉर्मेशन आपसे वो ले रहा है। सर टाइम और वीक मतलब कैसे स्टार्ट होगा? नहीं, टाइम कौन सा फॉर्मेट में रखना है अच्छा, आपको, वीक कब से स्टार्ट करोगे, मंडे से स्टार्ट करोगे या संडे से स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग डे कौन सा रहेगा वीक का, ऐसा डेट का फॉर्मेट क्या रहेगा, ये इस टाइप से आ रहा है डेट का फॉर्मेट, या फॉर्मेट चेंज करना है, ये आपके ऊपर है। टाइम जोन सेलेक्ट कर लो यहाँ से आप, मैं ले लेता हूँ अपना कोलकाता का वाला आता है ना, ये आ गया सेव चेंजेस, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो पूरी चीज़ें। ये जनरल चीज़ें हैं, ठीक है, क्या दिखाना है कैसे दिखाना है वो। सर ये न्यू यूजर डिफॉल्ट कहाँ सर ये साइड लैंग्वेज के ऊपर कोई भी न्यू यूज़र ऐड होगा डिफ़ॉल्ट रोल के लिए, हमने यूज़र ऐड किया था अभी ऑथर वाला, जब भी कोई डिफ़ॉल्ट रोल सिलेक्टेड रहेगा न्यू यूज़र के लिए तो सब्सक्राइबर रहेगा। ओके कोई भी अगर यूज़र बनता है बाय डिफ़ॉल्ट तो सब्सक्राइबर ही बनेगा, और आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर लो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या बनाना चाहते हो। तो सब्सक्राइबर ही रहता है सब में, है ना। तो इस तरीके से हम लोग पूरा जर्नल सेटिंग को सेटअप करेंगे। एंड राइटिंग, डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी ब्लॉग ही रहेगी, डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट स्टैंडर्ड, तो ये दोनों चीज़ें सेट हैं। स्टैंडर्ड मीन्स अगर हम लोग को कंटेंट ही लिखना है, ब्लॉग ही लिखना है, अगर हम चैट पे, गैलरी पे, किसी पे लेके जाएंगे तो उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। तो ब्लॉग का फॉर्मेट स्टैंडर्ड में देंगे, और इसमें डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी ब्लॉग रहेगी, क्योंकि इसमें और कोई कैटेगरी हम लोग ने बनाई नहीं है अभी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट सेट है तो उसको सेट रहने देंगे। और ये सर्वर मेल के थ्रू हम कंटेंट डाल सकते हैं, तो इसके थ्रू में कंटेंट डालना नहीं है। सर्वर मेल के थ्रू कंटेंट डालने से अच्छा है ना आप डायरेक्ट लॉगिन करके डाल दो। ये तब यूज़ होता है जब आपके पास एक्सेस नहीं हो, आप या किसी अदर लोकेशन पर हो, आपके पास एक्सेस नहीं है, तो आपने सर्वर मेल से भी कंटेंट डाल सकते हो, बट उसके लिए भी आपको सेटअप करना पड़ेगा वेबसाइट पे तब। तो ये ज़्यादा हैक्टिक वाली चीज़ें होती हैं अगर देखा जाए तो, मेल से कंटेंट डालना, और कई बार क्या होता है कंटेंट ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पाते हैं उसमें, यहाँ हम डायरेक्ट डालते हैं तो हम एसईओ के साथ ऑप्टिमाइज़ कर पाते हैं। तो इसलिए हम इस पर काम नहीं करते वाई ईमेल वाली, पोस्ट वाई ईमेल वाली, हम लोग डायरेक्टली जाते हैं और कंटेंट को पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कैटेगरी सेट रहने देंगे। देखो इसमें लगभग मेजर सेटिंग सही है, हमें चेंज नहीं करना है। इन फ्यूचर हमारी नीड, हमारे डिमांड के अकॉर्डिंग हम उसको अपडेट कर सकते हैं। रीडिंग, ब्लॉग पोस्ट शो एट मोस्ट 10 पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट में मतलब 10 पोस्ट देखेंगी आपकी, ज़्यादा करना चाहते हो ज़्यादा कर लो, कम करना है कम कर लो, ठीक है। सिंडिकेशन, फीड शो द मोस्ट रिसेंट, आपकी जो फीड जो हो गई उसमें मोस्ट रिसेंट में 10 आइटम्स ही दिखेंगे, ठीक है। ब्लॉग से रिलेटेड ही है पूरी चीज़ें, या आपका जो भी कंटेंट है उससे रिलेटेड रहेंगी। अब आप पूरे कंटेंट में फॉर ईच पोस्ट इन अ फीड इंक्लूड, आप पूरा फुल कंटेंट चाहते हो, फुल टेक्स्ट चाहते हो, या एक्सेप्ट मतलब उसमें कुछ लाइन चाहते हो, 4 से 5 लाइन चाहते हो। जब मैं ब्लॉग लिखता हूँ, अगर मैं ब्लॉग की बात करूँ, उसका कहने का मतलब ये है कि जैसे ये ब्लॉग है, यहाँ हम फुल टेक्स्ट चाहते हैं या कुछ कंटेंट चाहते हैं, मेरे को सिर्फ 2 से 3 लाइन चाहिए। फुल टेक्स्ट दे दूंगा तो ये पूरी जगह घेर लेगा, और फिर मेरे को क्लिक करके कोई जाएगा भी नहीं। क्लियर है? क्लियर हुआ? इसके बाद क्या ऑप्शन आ रहा है आपके पास? डिस्कशन का पूरा ऑप्शन काय पे जाता है? कमेंट से रिलेटेड है भाई, कमेंट से रिलेटेड है कि आपका डिफ़ॉल्ट पोस्ट सेटिंग क्या है, अदर कमेंट सेटिंग्स क्या है, ये पूरी ऑप्शन कमेंट से रिलेटेड है। तो मेरा सजेशन होता है इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना, क्योंकि ये एक सेकेंडरी पार्ट है, कमेंट पे हम ज़्यादा फोकस ऐसे भी नहीं कर रहे हैं अभी, और बाय डिफ़ॉल्ट ये पहले से पूरी चीज़ें सेटअप करके दे रहा है हमको, ठीक है। फिर भी एक बार चेक कर लेना, अगर आपको लगता है कि चेंज करने की नीड है तो आप कर सकते हो, ठीक है। मीडिया के साइजेस आ गए अलग अलग, थंबनेल साइज़, मीडियम साइज़, लार्ज साइज़, सबके अलग अलग साइजेस इसमें हैं। तो इसमें भी हम कोई चेंजेस क्यों नहीं करते, क्योंकि हम हर इमेजेस को अलग अलग साइज़ में अपलोड करने वाले हैं।
तो उसको हम वहाँ पर ही एडिट करके मेंटेन कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेटअप है इनका थंबनेल का साइज़ का वो सेटअप रखा है, मीडियम साइज़ का वो सेटअप रहने दो, और लार्ज साइज़ का भी सेटअप रहने दो, क्योंकि हम जितनी भी इमेज अपलोड करेंगे सबका इमेज साइज़ अलग अलग होगा। परमालिंक्स मतलब अब आपकी यूआरएल की बात हो रही है। जो आपकी वेबसाइट की यूआरएल अगर आप प्लेन चाहते हो तो कुछ इस तरीके से दिखेगी, आपकी वेबसाइट / पोस्ट का जो भी यूआरएल होगा, नेम होगा, वो आ जाएगा। डे एंड नेम आपकी यूआरएल के अंदर ये आ गया डे, और ये आ गया पोस्ट का नेम। मंथ एंड नेम ये आ गया आपका मंथ, ये आ गया आपके पोस्ट का नेम। आप चाहते हो न्यूमेरिक तो ये आ गया आपकी यूआरएल, और यहाँ पे एक न्यूमेरिक वाला एड्रेस उसका बना देंगे। पोस्ट नेम पे चाहते हो जिससे कोई भी बने तो पोस्ट के नेम पर ही बने, तो आप ये वाला सिलेक्ट रखना बाय डिफ़ॉल्ट, जिससे आप अगर नहीं भी डालोगे, यूआरएल डालना भूल भी जाओगे तो भी ये ले लेगा, ठीक है। पोस्ट का नेम, या आप चाहते हो कस्टम स्ट्रक्चर तो कस्टम स्ट्रक्चर आप सेट कर सकते हो। तो हम लोग लेते हैं पोस्ट नेम, एंड देन एक ऑप्शनल चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं कैटेगरी और टैग बेस। कैटेगरी और टैग बेस कैसे काम करता है? कैटेगरी बेस और टैग बेस में एक चीज़ होती है, देखो यहाँ पे टॉपिक लिखा है, यहाँ पे कैटेगरी लिखा होता है। मैं इसको लाइव दिखाता हूँ कैसे दिखता है। जैसे हम आ गए कैटेगरीज पे, अभी एक कैटेगरी ब्लॉग, इसको मैंने करा व्यू, ठीक है। देखो यूआरएल पढ़ो, कैटेगरी लिखी है इसमें, मैडम आपको भी दिख रहा है कैटेगरी लिखा हुआ है इसमें ऊपर? हाँ सर दिख रहा है। अब अगर मैं बात करूं कैटेगरी बेस चेंज करने की, मैंने यहाँ पे डाल दिया सैम्पल और कर दिया सेव चेंजेस। अभी ये कैटेगरी आ रही थी, मैं एंटर करता हूँ, सेव चेंजेस। दोबारा मैं रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ कैटेगरी कैसे दिखेगी। अब उसमें कैटेगरी लिखा आ रहा था पहले, अब यहाँ पे सैम्पल लिखा आ रहा है। ये होता है बेस, कैटेगरी बेस या टैग बेस। टैग में भी यहाँ पे टैग लिखा आता था जो आप लिखना चाहते थे, बट यहाँ पे आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शनल है, देखोगे तो ऑप्शनल में है ये, ठीक है। तो यहाँ से आप कैटेगरी का बेस अगर चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, आपके नीड के अकॉर्डिंग अगर ज़रूरत है तो। सेव चेंजेस। प्राइवेसी और पॉलिसी का पेज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एक, यहाँ पे बना के, अगर आपके पास नहीं बनाया तो बनाना पड़ेगा, फिर उसको सेव करना पड़ेगा। क्यों? विदाउट प्राइवेसी पॉलिसी आप किसी का डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते ना। आप किसी का डेटा कलेक्ट कर रहे हो अपने वेबसाइट का, तो प्राइवेसी और पॉलिसी भी तो होनी चाहिए आपकी कंपनी की या वेबसाइट की, तो वो यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके थ्रू ही आप इसमें प्राइवेसी पॉलिसी का पेज ऐड कर पाओगे। तो बस यहाँ से आपको सिंपल एक पेज सेलेक्ट कर लेना प्राइवेसी पॉलिसी का, और यूज़ दिस पेज पे क्लिक करना है। एंड देन लाइट स्पीड कैचे, ये क्या है? ये एक तरीके से प्लगइन है, ये प्लगइन लगा हुआ है स्पीड अप के लिए, तो ये इसलिए ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। तो ऐसे ये प्लगइन्स आपका जितने प्लगइन्स लगेंगे सबके अलग अलग रहेंगे ऑप्शंस। तो इसको मैं समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये प्लगइन है, ये कोई जर्नल ऑप्शन नहीं है जो वर्डप्रेस में होता है। कई लोग इस प्लगइन का यूज़ करेंगे, कई लोग बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हम ऑप्शन छोड़ रहे हैं। तो अब ये बेसिक चीज़ समझ में आई पूरी, अभी तक हमने जो डिस्कस करी, क्लियर हुआ? मैडम एक बार आप देख लीजिए, जो आपका अपीयरेंस और प्लगइन का छूटा था मैं दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये क्लियर हुआ है यहाँ तक? हमने स्टार्ट किया था अपीयरेंस से। अपीयरेंस मतलब अपीयरेंस एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से हमें हमारी वर्डप्रेस की थीम मिलती है। अपीयरेंस के अंदर ऑप्शन आता है थीम का, हमारी वेबसाइट की जो टेम्पलेट है वो यहीं से बनता है। तो हम अपीयरेंस पे जाएंगे, थीम पर जाएंगे, और थीम पर आने के बाद हमें कोई नई थीम इंस्टॉल करना है तो हम ऐड थीम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हमें कोई अगर नई थीम इंस्टॉल करना है तो हम ऐड थीम पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लगभग 8000 समथिंग थीम्स हैं, ठीक है। तो इसमें से जो थीम आपको सही लग रही है आप क्लिक करके उसको ले सकते हो। क्लियर हुआ? जी सर। अपीयरेंस एंड देन उसके बाद प्लगइन्स।
प्लगइन्स जो है वो टूल है, एक तरीके से हमारी वेबसाइट या प्लगइन को एडिट करने में बनाने में हेल्प करते हैं। अब ये प्लगइन तो पहले से लगे हुए हैं, ठीक है। अभी आप लोगों के सामने एक प्लगइन लगाया था, वर्डप्रेस इंपोर्ट करने वाला बताया था जब मैंने। अब अगर मुझे कोई नया टूल या नया प्लगइन लगाना है मेरे नीड के अकॉर्डिंग, तो मैं करूँगा ऐड प्लगइन पे क्लिक और यहाँ पे सर्च कर लूँगा। अब जैसे मैंने बताया था कि मुझे फॉर्म लगाना है, तो मैं फॉर्म सर्च करूँगा तो फॉर्म के बहुत सारे प्लगइन आ जाएंगे, ये आ गए इतने सारे। और देखो फॉर्म प्लगइन लगाते टाइम ना रेटिंग तो देखना, लेकिन कमेंट भी देखना। अब देखो इसकी रेटिंग कितनी है, 14,000 समथिंग है, इसकी 2,000 समथिंग है, बट ये ज़्यादा बेटर टूल है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये आपको फ्री में मल्टीपल और बहुत सारे ऑप्शन देता, और ये नहीं देता। सो ये कैसे पता चलेगा? ये तो इंस्टॉल करने के बाद ही पता चलेगा। मैं दोनों इंस्टॉल कर चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा आपके नीड के अकॉर्डिंग। अगर नहीं आ रहा है तो आप नीचे जाओगे वेबसाइट, इस पर सबसे नीचे जाओगे प्लगइन्स में, ऐड प्लगइन में। तो देखो यहाँ पे इतने सारे कीवर्ड आ रहे हैं, टैग आ रहे हैं, जो आपको चाहिए वो ले लो। मुझे लॉगिन के लिए कोई प्लगइन चाहिए ले लूँगा, ठीक है। मुझे इमेज के लिए चाहिए, शॉर्ट कोड के लिए चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए चाहिए, पेमेंट गेटवे के लिए चाहिए तो गेटवे के ले लूँ। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। क्लियर हुआ मैडम? क्लियर हुआ आपको भी? सर ये इंस्टॉल नाउ डिसेबल जी सर। ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा ना ये? नहीं, एडिशनल प्लगइन रिक्वायर्ड। इसमें वूकॉमर्स होगा तब जाके ये काम करेगा। पढ़ो ना, इसमें लिखा है। जिसमें ये वो डिसेबल है उसमें लिखा हुआ है कि एडिशनल प्लगइन लगेगा, उसके साथ ही ये काम करते हैं। देखा ना, फॉर वूकॉमर्स जितने भी ऐसे हैं वो फॉर वूकॉमर्स वाले वो ऐसे कर काम कर रहे हैं। तो हम लोग ने बस यहीं से स्टार्ट किया था, बाकी फिर यूज़र से तो आप कनेक्ट हो ही गए थे। प्रोसेस समझ में आई यहाँ जी पे सर। भी? ये थोड़ा सा टेक्निकल रहा होगा आप लोग के प्रीवियस के मुकाबले, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो बचा है अपीयरेंस से आप थीम लगाने का, ठीक है। वो मैं इसलिए नहीं बता रहा था उस टाइम पे, क्योंकि क्या है ना, अभी मैं वो बताने बैठूंगा तो ये सब चीज़ें गायब हो जाएंगी। तो अपीयरेंस से थीम कैसे लगानी है, सीधा अपीयरेंस पे जाना, थीम पर जाना, ऐड थीम करना और आपकी नीड के अकॉर्डिंग थीम सर्च कर लेना, ठीक है। जैसे क्या बिजनेस है हमारा? सर केटरिंग एंड टाइम का, मतलब इवेंट्स का। हाँ yes, sir. आ गए? Yes, sir. और भी आ गए इवेंट्स रिलेटेड, बट अभी भी प्रॉब्लम है। इतनी सारी थीम तो आ गई, रिलेटेड थीम आ गई, पता नहीं डेमो डेटा आएगा कि नहीं आएगा। सर डेमो डेटा मतलब? बताऊंगा मैं इसलिए इतनी सारी चीज़ें एक साथ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप सब मर्ज कर लोगे और कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए अभी ये जो स्टार्टिंग के टेक्निकल क्लासेस है मैं बहुत धीरे धीरे स्मूथली लेके चल रहा हूँ, जिससे आपको एक एक चीज़ पता चले। जब उससे कनेक्ट हो जाओगे, फ्रेंडली हो जाओगे, तब वो आगे की प्रोसेस में, आगे की क्लासेस में मुझे इतना स्लो नहीं जाना पड़ेगा और आपको भी इतना स्लो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना थीम सर्च कर सकते हो, किसके अकॉर्डिंग? कीवर्ड के अकॉर्डिंग सब अपनी थीम सर्च कर सकते हो, मिल जाएगी, ठीक है। तब इसको लगाने की प्रोसेस मैं कल बताऊंगा, क्योंकि एक प्रोसेस नहीं है इसकी, 3 प्रोसेस 4 प्रोसेस अलग अलग हैं। कई बार डेमोट आएगा तो नहीं आएगा तो क्या करना है, और आ गया तो क्या करना है। तो इसलिए इस पूरी प्रोसेस को बिल्कुल फ्रेश बताने वाला हूँ मैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। डन।